नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 12 फरवरी 2026 के कुछ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम एक गहरी पड़ताल करेंगे। ये भाग 1 है। और हम जानते हैं कि हमारे कई श्रोता यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये भी हो सकता है कि कुछ विषय दोहराए जा रहे हों। बिल्कुल, लेकिन जैसा हर परीक्षार्थी जानता है, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। सही कहा। आज हम कई दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे। सौर मंडल की उत्पत्ति की सदियों पुरानी थ्योरी से लेकर नासा के भविष्य के मिशनों तक। हाँ, और हम इतिहास, सरकारी योजनाओं, पर्यावरण और कुछ लेटेस्ट सूचकांकों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े सवाल से, हमारा सौरमंडल बना कैसे? इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है कांट और लैपलास की नेबुलर परिकल्पना। बिल्कुल, ये विज्ञान की सबसे पुरानी थ्योरीज में से एक है, पर इसे समझने के लिए पहले नेबुला को समझना पड़ेगा। नेबुला मतलब अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल, है ना? हाँ बिल्कुल, इन्हें हम तारों और ग्रहों का कह सकते हैं जन्म स्थान मानते हैं। इनमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं। तो 1755 में इमैनुअल कांट ने क्या कहा था? उनका मानना था कि ब्रह्मांड की शुरुआत ठंडे, ठोस और स्थिर कणों से हुई थी। फिर गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी के कारण ये कण आपस में टकराने लगे। और उसी टकराव से गर्मी और गति पैदा हुई। हाँ, और इसी गति से बना कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम और कण घूमने लगे। धीरे धीरे ये जो घूमता हुआ पिंड था, ये एक गर्म नेबुला बन गया। और जैसे जैसे नेबुला और तेजी से घूमा, केंद्रापसारक बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पदार्थ के छल्ले अलग हो गए। बिल्कुल, और वही छल्ले बाद में ठंडे होकर ग्रह और उपग्रह बन गए। लेकिन कांट की थ्योरी में कुछ कमियां थी, सही है? हाँ, काफी बड़ी। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये शुरुआती पदार्थ आया कहाँ से था और इन कणों में गति पैदा करने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या था। सही पकड़ा। और यहीं पर 1796 में प्यारे साइमन लाप्लास ने कांट के विचारों को कह सकते हैं रिफाइन किया। अच्छा। लाप्लास ने कहा कि नेबुला ठोस कणों का नहीं बल्कि गर्म गैसों का बना था। ओके। और जैसे जैसे ये घूमा, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें केंद्र की ओर चली गई और फ्यूजन रिएक्शन से सूर्य का निर्माण हुआ। और जो भारी तत्व थे वो केंद्र से दूर चले गए, जिससे ग्रह बने। जी, इसीलिए तो सूर्य मुख्य रूप से हल्के तत्वों से बना है, जबकि पृथ्वी जैसे ग्रह भारी पदार्थों से। पर इस थ्योरी की आलोचना भी तो हुई थी। हाँ, यही तो बात आकर्षक है। जैसे लाप्लास ने भी ये नहीं बताया कि नेबुला की उत्पत्ति, उसकी गर्मी और गति का स्रोत क्या था। और ये भी साफ नहीं हुआ कि नेबुला से एक निश्चित संख्या में ही छल्ले और ग्रह क्यों बने। और एक सवाल ये भी है कि क्या पदार्थ का पूरा छल्ला एक ग्रह में संघनित हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल था। और एक और दिलचस्प बात, क्या? तो शुरू में तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में होते, जिससे उनका स्थिर घूर्णन बहुत मुश्किल होता। और बृहस्पति और शनि के कुछ उपग्रहों का क्या, जो अपने ग्रहों की परिक्रमा की उल्टी दिशा में घूमते हैं? हाँ, वो तो इस सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। चलिए अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने अपने आर्टेमिस 2 मिशन के वेट ड्रेस रिहर्सल के दौरान एक हाइड्रोजन लीक का पता लगाया। ये वेट ड्रेस रिहर्सल क्या होता है? इसे आप किसी बड़े रॉकेट लॉन्च से पहले का फाइनल, सबसे जरूरी अभ्यास समझिए। एक तरह से फाइनल रिहर्सल। हाँ, और इसमें ये जो वेट शब्द है, इसका मतलब है कि रॉकेट के जो विशाल टैंक हैं, उनमें असली क्रायोजेनिक फ्यूल भरा जाता है। मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। जी। तो इस प्रक्रिया में ग्राउंड टीम ईंधन लाइनों को ठंडा करती है, टैंकों को भरती है, उन पर दबाव डालती है। जी, लीक डिटेक्टरों की निगरानी करती है और काउंटडाउन को इंजन शुरू होने से ठीक पहले के चरण तक ले जाती है। अच्छा। और यह अभ्यास इसलिए जरूरी है क्योंकि केवल यही क्रायोजेनिक यानी अत्यधिक ठंडी स्थितियों में होने वाली घटनाओं का पता लगा सकता है। जैसे सील में लीक या ग्राउंड इक्विपमेंट के कनेक्शन में कोई गड़बड़ी। बिल्कुल। तो क्या इसका कोई ड्राई वर्जन भी होता है? हाँ, ड्राई ड्रेस रिहर्सल में क्रायोजेनिक फ्यूल लोड किए बिना काउंटडाउन और बाकी जरूरी कामों का अभ्यास किया जाता है। मतलब उसमें सिस्टम को चालू करना, संचार उपकरणों की जांच करना, ये सब शामिल होता है। हाँ, और सेंसर इनपुट का अनुकरण करना। और आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में कुछ खास? ये 1972 के बाद पहला मिशन होगा जो इंसानों को चांद के करीब ले जाएगा। 50 साल से भी ज्यादा हो गए। हाँ,
ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों की 10 दिवसीय उड़ान होगी, जिसमें एक कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होंगे। चलिए अब इतिहास की ओर रुख करते हैं। हाँ हाल ही में वाजिद अली शाह के पड़पोते द्वारा लिखी गई एक जीवनी का अनुवाद हुआ है। हाँ, वाजिद अली शाह, अवध के 10वें और अंतिम नवाब। और इस जीवनी में कहा गया है कि उन्हें कलकत्ता निर्वासित नहीं किया गया था। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, कहा गया है कि वो एक याचिका प्रस्तुत करने के लिए लंदन जाने वाले जहाज का इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें जाने से रोक दिया गया और वो वहीं रह गए। वाजिद अली शाह जो 1822 से 1887 तक रहे, उन्होंने 1847 में गद्दी संभाली थी और सिर्फ 9 साल तक शासन किया, जब तक कि 1856 में अंग्रेजों ने कुशासन का हवाला देते हुए उनके राज्य पर कब्जा नहीं कर लिया। और उनकी ये पदच्युति 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक बनी थी। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है कला में उनका योगदान। वो एक कवि, नाटककार, नर्तक और कला के महान संरक्षक थे। वो कैसर उपनाम से लिखते थे ना? जी हाँ, और भारतीय नृत्य शैली कथक के पुनरुद्धार का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। उन्होंने 1848 और 1850 के बीच विशाल कैसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कराया। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी एक पत्नी बेगम हजरत महल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की एक महान सेनानी थी। चलिए अब एक सरकारी पहल पर नजर डालते हैं, पीएम सूरज पोर्टल। हाँ, पीएम सूरज पोर्टल ने 2024-25 में अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। इसने 1.39 लाख उद्यमियों को 1389.61 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। इस पोर्टल का पूरा नाम है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2024 में लॉन्च किया था। और इसका उद्देश्य है समाज के वंचित वर्गों के उद्यमियों को ऋण सहायता देना। तो ये एक केंद्रीकृत मंच है जहां वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्ति ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मंच केवल नए व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए है। इसके माध्यम से 15 लाख रुपए तक का व्यावसायिक ऋण कम ब्याज दरों पर उपलब्ध है। और इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम यानी NSFDC और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम NBCFDC जैसी सरकारी संस्थाएं चलाती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक और बड़ी खबर, इस साल के केंद्रीय बजट में 2 नई दूरबीनों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। हाँ, इनमें से एक है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप यानी NLST। NLST 2 मीटर व्यास का एक सौर दूरबीन है जो पेंगोंग त्सो झील के पास मेरक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल, इसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है, खासतौर पर सौर गतिशीलता, चुंबकत्व और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाली घटनाओं का। तो ये कोडाई कनाल और उदयपुर के बाद भारत की तीसरी भूमि आधारित सौर वेधशाला होगी। जी, और दूसरी दूरबीन का नाम है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। वो कहाँ बनाया जाएगा? उसे हैनले में बनाया जाएगा और ये दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक होगा। वाह, इसका उपयोग किस लिए होगा? इसका उपयोग एक्सोप्लैनेट, तारकीय विकास और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सुराग खोजने जैसे शोध के लिए किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS के बारे में जानकारी दी। हाँ, PFMS ये फंड प्रबंधन और भुगतान के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है। इसे वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक CGA द्वारा विकसित किया गया है और इसे 2009 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत जारी धन को ट्रैक करता है और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर खर्च की रियल टाइम रिपोर्टिंग करता है। हाँ बिल्कुल, सरकार ने इसे भुगतान, अकाउंटिंग और DBT के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में अनिवार्य कर दिया है। अच्छा। और बेहतर फंड मैनेजमेंट के लिए इसमें सिंगल नोडल एजेंसी SNA और ट्रेजरी सिंगल अकाउंट TSA जैसे कैश मैनेजमेंट मॉड्यूल भी हैं। अब स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में लसिका फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया। लसिका फाइलेरिया, जिसे आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है, ये एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। हाँ, और ये मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। ये फाइलेरियोडिडिया परिवार के परजीवी राउंडवर्म के संक्रमण के कारण होता है। 90% मामले
वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक कृमि के कारण होते हैं। और संक्रमण तब होता है जब ये परजीवी मच्छरों के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं। ज्यादातर संक्रमणों में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन पुरानी स्थिति में ये लिम्फेडेमा मतलब ऊतकों में सूजन या हाथी पांव मतलब त्वचा का मोटा होना और हाइड्रोसील यानी अंडकोश में सूजन का कारण बन सकता है। इसका उन्मूलन निवारक कीमोथेरेपी के माध्यम से संक्रमण के प्रसार को रोककर संभव है। जी, और यही MDA अभियान है जिसमें जोखिम वाली पूरी आबादी को दवाओं की वार्षिक खुराक दी जाती है। चलिए अब मुंबई के एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य की बात करते हैं। हाल ही में आनंद महिंद्रा के एक पोस्ट के बाद गिलबर्ट हिल के बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। गिलबर्ट हिल ये मुंबई के अंधेरी में स्थित 200 फुट का काले बेसाल्ट चट्टान का एक अखंड स्तंभ है। और इसका निर्माण लगभग 6.6 करोड़ साल पहले मेसोजोइक युग के दौरान हुआ था। हाँ, जब पृथ्वी की दरारों से पिघला हुआ लावा निकला था। ये उसी भूवैज्ञानिक काल का है जब डायनासोर का युग समाप्त हुआ था। तो ये ज्वालामुखी स्तंभ का एक दुर्लभ उदाहरण है। बहुत दुर्लभ। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में केवल 3 ऐसी स्तंभाकार बेसाल्ट संरचनाएं मौजूद हैं। केवल 3? हाँ, अन्य 2 अमेरिका में डेविल्स टॉवर और उत्तरी आयरलैंड में जायंट्स कॉजवे हैं। इसे 1952 में एक राष्ट्रीय उद्यान और 2007 में ग्रेड 2 विरासत संरचना का दर्जा दिया गया था। जी, ताकि इसे बचाया जा सके। अब पर्यावरण से जुड़ी एक दुखद खबर। हाल ही में असम के जोरहाट में स्थित होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य में करंट लगने से एक नर गिब्बन की मौत हो गई। ये बहुत दुखद है। ये अभयारण्य असम के जोरहाट जिले में स्थित है और ये भारत का एकमात्र अभयारण्य है। इसका नाम गिब्बन के नाम पर रखा गया है। हाँ, इसकी यही खासियत है। यहाँ भारत के एकमात्र गिब्बन हुलॉक गिब्बन और पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र निशाचर प्राइमेट बंगाल स्लो लोरिस पाए जाते हैं। जी, इसके अलावा यहाँ भारतीय हाथी, बाघ, तेंदुए और कई अन्य जीव भी रहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करते हैं। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025। हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 4 स्थानों का सुधार किया है और अब 45वें स्थान पर है। ये सूचकांक ये मापता है कि अर्थव्यवस्थाएं विकास, नवाचार और सामाजिक विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ कैसे उठाती हैं। इसे पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है। और इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ये 127 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन 4 स्तंभों पर करता है: प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव। तो भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? काफी अच्छा। भारत ने कुछ क्षेत्रों में पहला स्थान हासिल किया है, जैसे दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश, AI वैज्ञानिक प्रकाशन और ICT सेवा निर्यात। बिल्कुल। और आज की अंतिम खबर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कर्नाटक द्वारा कृष्णा नदी पर बने अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कदम पर आपत्ति जताई है। अलमट्टी बांध ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय बांध है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये बांध जुलाई 2005 में बनकर तैयार हुआ था और ये ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना का मुख्य जलाशय है। बांध क्षेत्र में एक और रोचक बात है। यहाँ 7 सीढ़ीदार बगीचे एक पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किए गए हैं। अच्छा। और एक बगीचा है रॉक हिल, जिसमें सिरामिक से बने जंगली जानवरों और पक्षियों की मूर्तियां हैं, जो भारत के ग्रामीण जीवन को दर्शाती हैं। तो ये सौरमंडल की उत्पत्ति से लेकर आधुनिक प्रौद्योगिकी, ऐतिहासिक शख्सियतों और पर्यावरणीय चिंताओं तक हमारी आज की चर्चा थी। आज हमने जिन अलग अलग विषयों पर चर्चा की, चाहे वो करोड़ों साल पहले बना गिलबर्ट हिल हो, ये भविष्य की तकनीक जैसे कि नए टेलीस्कोप, हाँ, इन सब में एक सामान्य सूत्र है: मानव की जानने और समझने की जिज्ञासा। ये सोचना दिलचस्प है ना कि आज की कौन सी खोजें आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास बन जाएंगी। ये आज की हमारी गहरी पड़ताल थी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी और विषयों के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।